हेलो बच्चों। तो देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है और मैं पहले दिन ही से आपसे कहते आ रहा हूँ कि ये छठा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मजाक में मत लेना। यहाँ से एक तो बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा इसमें ऐसे ही अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है। तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं और करते हैं। देखो क्वेश्चन को जो कराऊंगा अगर वैसे ही प्रश्नावली में भी होंगे तो आपको करने पड़ेंगे घर से। ठीक है। बताऊंगा, काफ़ी आसान लगेगा। देखिए एक वर्धमान और ह्रासमान फलन है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी आप फलन के बारे में पढ़ते थे ना, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था फंक्शन के बारे में। तो जहाँ पर आपने पढ़ा था कि एक एक की और वन वन ऑन टू जो आप पढ़ते थे, तो वही वाला है यहाँ पर। अब जरा इसमें आप देखो कि वर्धमान फलन किसे कहेंगे, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहेंगे, और ह्रासमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहेंगे। वर्धमान मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीजिंग मतलब, ठीक है, और ह्रासमान डिक्रीजिंग मतलब घटना होता है। कोई फलन बढ़ कैसे रहा है घट कैसे रहा है कैसे पता चलेगा। अब देखो मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई फलन है हमारे पास जिसका ग्राफ हमने ये बना दिया है इस तरह से। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो फलन है वो हम उसे देखेंगे कि -3 से लेके 0 तक आने में, यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे हैं तो फलन बढ़ रहा है या घट रहा है, और ऐसे 0 से लेके जब 3 तक आएंगे तो फलन बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे कि इस बीच में क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब जरा इसको देखो। मैं वैसे फ़िलहाल मैंने तो यहाँ बहुत लिखा है, इसको देखे बिना भी आप बता सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि -3 से लेके 0 पर जब आप आ रहे हो तो यहाँ से ग्राफ यहाँ की ओर चल रहा है। तो आप खुद बताओ कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो घट रहा है ना। जब -3 से x, ये x का मान है, -3 फिर -2 और -1 फिर 0। यानी x के मान को जब आप बढ़ा रहे हो, -3 से -2 में आ रहे हो तो बढ़ना हुआ ना, एक संख्या बढ़ गई। क्योंकि आपको पता है कि माइनस में संख्याएं बढ़ती हैं तो घटती दिखती हैं। तो जब आपने x को बढ़ाया तो आपका फलन जो है वो घट रहा था। यानी -3 से लेकर 0 तक का आपका फलन कैसा है, ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। फिर आप 0 से आपने 3 तक बढ़ाया x को, तो फिर फलन बढ़ना शुरू हो गया। यानी 0 से लेकर 3 तक जब आप जा रहे हो x बराबर, तो आपका जो फंक्शन है वो बढ़ रहा है, यानी वो क्या है, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब x को बढ़ा रहे हो तो y घट रहा है, यानी x जब बढ़ा रहे हो तो y घट रहा है, यानी ये क्या है, ह्रासमान है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है। और यहाँ पर भी लिखो y जब जब x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, यानी ये क्या है, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग है। तो ये तो खाली बस मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतना टफ नहीं है। आप बस ग्राफ को देखो और खुद लिख लो कि x x बराबर -3 से लेकर x बराबर 0 तक x जो हमारा फलन है वो घट रहा है, इसलिए वो क्या है, ह्रासमान फलन है। और जब एक x बराबर 0 से लेकर x बराबर 3 तक फलन क्या हो रहा है, ग्राफ, फलन का ग्राफ बढ़ रहा है, यानी फलन जो है वो वर्धमान है। ठीक है। अब इसमें वर्धमान, इसमें ह्रासमान, तो हो सकता है कहीं आगे जाके और घट जाए बढ़ जाए। यानी कहीं पर भी ग्राफ अगर घटता है तो उसे ह्रासमान कहते हैं और बढ़ता है तो उसे वर्धमान कहते हैं। अभी इसमें और अच्छी क्लियरिटी लाऊंगा मैं आगे। ठीक है। तो ये काम मुझे इससे समझ में आ गई होगी। और आगे देखते परिभाषा देखते हैं। अब आगे परिभाषा, अब मेन चीज़ है जो क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन में मेनली मैं आपको बताऊं तो दो ही तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पूरी एक्सरसाइज में। बस ऐसा शुरू में थोड़ा अलग लग सकता है आपको, बाद बाद में सब ये इजी लगेगा। पहले दो इंटरवल, दो जो आपके अंतराल होते हैं, विपरीत अंतराल, ये इसको ये ओपन इंटरवल कहते हैं। इसमें ये वाला ब्रैकेट आता है, और इसमें जो एक और दो है अगर, तो एक दो नहीं आएंगे, इनके बीच की संख्या आएंगी। समवर्त यानी क्लोज्ड, क्लोज्ड में ये वाला आता है, इसमें एक दो भी आएंगे और इनके बीच की संख्याएं भी आएंगी। ये तो बताया था ना। तो आपको बताया है कि एक फलन f है जो आई इंटरवल यानी ओपन इंटरवल यानी विपरीत अंतराल में है। ठीक है। ये एक फलन जो है तो इसके लिए कुछ ना कुछ अंतराल होगा। अंतराल मतलब जैसे यहाँ पर देखो कि अगर ये फलन था y बराबर एफ एक्स, तो इसका अंतराल -3 से लेकर 3 तक था, तभी हमने ग्राफ भी इतना ही बनाया। अगर -4 से होता तो मुझे फिर यहाँ -4 में देखना पड़ता क्या हो रहा है। ठीक है। तो एक अंतराल के अंदर होता है एक फलन। ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है चार तरह की चीज़ें। एक वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन, एक स्ट्रिक्टली वर्धमान मतलब निरंतर वर्धमान, यानी हमेशा ही बढ़ता रहे हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिसको बोलते हैं। फिर एक ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग,
और एक निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इन चारों का मतलब पहले इनको समझ लो। ग्राफ में ये बनाया है ग्राफ में। तो पहली बात तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, वर्धमान फलन क्या होता है, जब फलन बढ़ रहा हो लेकिन लगातार ना बढ़ रहा हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर अलग तरीके से बढ़ा, फिर अलग तरीके से, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ ये बराबर में नहीं है, ये ऊपर को जा रहा है। यानी वो अपने आप बढ़ तो रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, लेकिन वो एक लगातार नहीं बढ़ रहा है। समझ रहे हो, कभी ऐसे बढ़ा तो फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, मतलब ऊपर को बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं और बराबर में भी नहीं रहेगा, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बढ़ेगा, तो उसको वर्धमान फलन कहेंगे। और ऐसे ह्रासमान में वो घटेगा तो अपने मन से अपने हिसाब से घटेगा, ठीक है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे होगा। अब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान कैसे होगा, जब फलन लगातार बढ़े, हमेशा, ये हमेशा बढ़ रहा है ऊपर तक। और निरंतर ह्रासमान कैसे होंगे, जब वो लगातार नीचे तक घट रहा है। अब ये तो सच में जो सच्चाई है वो है। अब दूसरा, हम लोगों को क्वेश्चन में कैसे यूज करना है तो वो हम सीखते हैं ऊपर पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहले कह रहा है कि अगर वर्धमान है वो फलन, वर्धमान के लिए कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम मानेंगे कि x1 जो है वो छोटा है x2 से, ये हमें मानना पड़ेगा खुद। और इसको हल करते हुए हम देखेंगे लास्ट में, अगर fx1 भी क्या आ जाए, लेस देन और इक्वल टू आ जाए fx2 के, तो हम कहेंगे कि ये फलन क्या है, वर्धमान है। नहीं तो फॉर ऑल, ये तो बाकी चीज़ें हैं, x और x1 और x2 इसी अंतराल में हो उसके लिए, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहा मैंने। जब x1 और x2 में आपने x1 को हमेशा, ये तो हमेशा ही लेना है, हर किसी में यही आएगा। आप मानोगे कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, और फिर उसको हल करोगे आगे, और लास्ट में अगर fx1 fx2 से छोटा और बराबर दोनों आ जाए, दोनों बराबर भी आना चाहिए, तो अब आप कहोगे वर्धमान है फलन। और अगर आपने यही चीज़ ली और सिर्फ ये आ जाए, बराबर का चिन्ह ना आए, ये समझ रहे हो, सिर्फ छोटा आए बस, तो आप निरंतर वर्धमान कहोगे, ठीक है। अगला, ह्रासमान में लोगे यही चीज़, लेकिन यहाँ उल्टा चिन्ह आ जाए, इधर की ओर आ जाए और इसमें बराबर भी आ जाए, तो आप उसको ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग कहोगे। और आपने यही चीज़ ली और इधर की ओर चिन्ह आ गया लेकिन बराबर नहीं आया, तो निरंतर ह्रासमान कहोगे। समझ गए। अब शुरू से एक बार सब देख लो कि आपने लिया तो सब में यही है, लेकिन आप वर्तमान में आपको क्या आएगा, वही चिन्ह है यहाँ, वैसा ही चिन्ह आएगा और बराबर भी आएगा। और निरंतर वर्तमान में जैसा चिन्ह यहाँ था वैसा ही यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और अब उल्टा डिक्रीजिंग यानी घटना, ह्रासमान लिया तो आपने इधर की ओर चिन्ह, लेकिन वो उल्टा हो गया, और बराबर भी आया तो ह्रासमान, और चिन्ह इधर की ओर लिया, इसका उल्टा हो गया, ठीक है, बराबर नहीं आया, तो ये निरंतर ह्रासमान। समझ रहे हो ना। अब जरा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बराबर क्यों आया, क्योंकि आप जानते हो कि ये वर्धमान फलन जो होता है, यहाँ देख रहे हो, ये इधर ऊपर बढ़ा, फिर यहाँ कहीं पर ये हो सकता है बराबर हो जाए, फिर ऊपर को बढ़े, तो ये बराबर हो सकता है, कौन सा, वर्धमान और ह्रासमान वाला, नीचे को आया फिर बराबर में चलने लग जाए, फिर नीचे को आ जाए, तो इसलिए इन दोनों में बराबर का चिन्ह भी आया हुआ है। और इन दोनों में आ नहीं सकता, बीच के इन दोनों में, बाकी इन दोनों में, तो इसलिए ये बराबर का चिन्ह इसमें और इसमें ही दिख रहा है। अब आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में, ठीक है। चलो देखते हैं फिर, क्वेश्चन करते हैं उसको। सातवां उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन, जो फलन f(x) बराबर 7x - 3 दिया गया है, ये निरंतर वर्धमान है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप अब इंग्लिश वाले इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो और आपको पता है आपका बोर्ड है, तो बुक का इंतजाम तो हर किसी ने कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो आज के आज ही करो, कहीं से भी करो, क्योंकि अगर बुक नहीं है आपके पास तो फिर बोर्ड की परीक्षा देने के लायक नहीं हो आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आपके यहाँ बुक ही नहीं है, आपको अब ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ है, पेपर में तो छपा हुआ आएगा, जब आपको बुक देखने की आदत ही नहीं होगी तो पेपर में भी तो छपा हुआ ही आएगा ना, तो कहाँ से आएगी आदत। या किसी से मांगो, कहीं से इंतजाम करो, जितनी जल्दी हो सकती है व्यवस्था उतनी जल्दी करो, क्योंकि अगर बुक नहीं है तो फिर 12th क्लास 11th वालों के पास बुक नहीं है तो चल जाएगा, क्योंकि उनका होम बोर्ड ही है फ़िलहाल, और अभी उनका स्टार्ट ही हो रहा है, वो भी कर लेंगे इंतज़ाम फ़िलहाल। लेकिन 12th वालों के पास तो बुक होनी चाहिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अपने अपने मीडियम की बुक है अपने पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे पास तक बुक है, जबकि मैंने तक बुक ले ली है, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं हमेशा ही नेट से देख कर ही नहीं पढ़ाऊँगा, मैं बुक रखूँगा सामने, कॉपी रखूँगा, फिर नोट्स बनाऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन तो वीडियो बनानी पड़ती है, लेकिन बुक होनी ज़रूरी है। तो इंग्लिश मीडियम वालों की बुक होनी चाहिए, अपनी बुक में देखो इसको किस लैंग्वेज में लिखा है, बाकी मैं समझा रहा हूँ इंग्लिश में भी हिंदी में भी जहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते रहूँगा तो फिर मैं क्वेश्चन ही लिखने में रह जाऊँगा, आंसर कब लिखूँगा।
जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा गया है पूरा पूरा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एफ एक्स बराबर ये फंक्शन है, इसको इंक्रीजिंग दिखाना है स्ट्रिक्टली वो भी। ठीक है, यानी निरंतर वर्धमान दिखाना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये डिक्रीजिंग वाले में दोनों चिन्ह थे ना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले में एक चिन्ह था। कई जगहों पर आपको क्या दिखेगा ना कि स्ट्रिक्टली वाले में भी ये मतलब डिक्रीजिंग वाले में भी खाली एक ही चिन्ह से भी चल जाएगा, ये वाला बराबर की भी जितनी खास ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन याद रखना अपने लिए बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि आप x1 लेस देन x2 लेते हो, और लास्ट में आपका fx1 लेस देन fx2 ये आना चाहिए। तो हमने कोशिश की है ये लाने की। तो हमने शुरू में मान लिया कि x1 x2 इस आर के अंदर थे लेट, और हमने एक चीज़ और मानी x1 लेस देन x2, ये तो मानना पड़ता है। अब ऐसा बनाना है इसको, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो पहले 7x के साथ 7 दिख रहा है ना, तो यानी 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह का बनने लग गया है। अब दोनों में से -3 घटाएंगे, यानी इधर से भी और इधर से भी। अगर 2 बराबर 2 है तो मैं कहूँ इधर 3 से गुणा करो, इधर भी 3 से गुणा करो, तो बराबर ही तो आएगा ना हमेशा। वही वाला यूज किया है। x1 x2 लिया हमने, इसको देखा कि 7 है इसके साथ, तो इधर भी 7 इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इधर -3 था तो इधर भी -3 था, तो दोनों तरफ हमने -3 कर दिया। तो अब आप जानते हो कि अगर 7x -3 है, इसको एफ एक्स लिखा है, अगर x की जगह पर मैं y लिख दूँ तो ये एफ वाई हो जाएगा। अब यहाँ x की जगह पर x1 अगर है तो इसको आप एफ x1 लिख सकते हो, और x की जगह x2 है तो इसको एफ x2 लिख सकते हो ना। तो अब देखो क्या हुआ, आपने लिया ये था और आपका ये आया। तो अब बताओ इन दोनों को देखकर आपको क्या पता चला कि ये क्या है, निरंतर वर्धमान है एफ एक्स, यानी हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। भाई इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, समझ रहे हो ना। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी तरह के मैं एक दो क्वेश्चन और भी बता देता हूँ जो आपको करने हैं। ये रहे प्रश्नावली 6.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, आपको खुद करना है। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये रहा, दो तरीके हैं, मैं जहाँ तक कहूँगा इस तरीके को मत अपनाओ, इसी को अपनाओ। कैसे, आपसे बोला है, देखिए क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट आर पर एफ एक्स बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। यानी यहाँ पर आपको एफ एक्स बराबर 3x + 17 को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। ठीक है, आर में यहाँ कोई अंतराल आपको आर दे दिया है सिंपल। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले x1 लेस देन x2 लोगे। ठीक है, और आपको बनाना है 3x + 17 दोनों जगह। तो आपने पहले 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 17 को दोनों तरफ जोड़ दिया। फिर आपने देखो कि इसको लिख सकते हो fx1, इसको लिख सकते हो fx2, क्योंकि x1 के रूप में है। तो अब ये आपने लिया था और ये आपको मिला, तो इसका मतलब आता है fx जो है वो निरंतर वर्धमान है, यानी fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से आसान है, कुछ भी नहीं था इतना, तो ये कर लोगे। अगला दूसरा, ये फिर से एफ एक्स बराबर e⁻²x, इसको भी आपने निरंतर वर्धमान दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो e⁻²x बनाना है। ठीक है, तो पहली मेथड को, इसको तो फिलहाल यूज मत करना, दूसरे को ही करना। ठीक है, तो इसमें x1 लेस देन x2 लिया हमने, और दोनों हमको क्या लाना है, e⁻²x जैसा लाना है। तो x के साथ 2 है ना, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दोनों तरफ e ले लिया, एक्सपोनेंशियल लिया दोनों तरफ, तो e⁻²x1 e⁻²x2। अब इसको f(x1) लिख सकते हैं, इसको f(x2) लिख सकते हैं। और फिर हम लिख देख रहे हैं कि x1 लेस देन x2 लिया था और f(x1) लेस देन f(x2) आया, तो f(x) क्या है, निरंतर वर्धमान है। ये आपका आंसर, समझे। और क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको करना है साथ में ही। 18वां क्वेश्चन, आई थिंक फ़ोटो खींचना मैं भूल गया, उसकी रखना है नहीं, लेकिन आपको करना है। ठीक है, अब ज़रा देख लो एक बार शुरू से। ये रहा, जब मैंने आपको 7वां उदाहरण कराया तो इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 18 तीनों इसके नीचे पर करोगे, इसी के साथ करोगे। ठीक है, खुद करना है ये, मैं देख रहा हूँ, कॉपी चेक करूँगा तो मैं वहाँ पर सब चीज़ें ध्यान रखूँगा, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी कॉपी है, मैं वहाँ पर कॉपी में लिख लूँगा इसके ऊपर ये क्वेश्चन इसके साथ में थे। समझ रहे हो ना। तो एक उदाहरण करने से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, यानी 4 क्वेश्चन आपको एक जैसे मिले, और इतने आसान से कि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। समझ गए हो ना। अब देखो यहाँ पर तो 4 चीज़ें आपने सीखी इसमें,
एक तो निरंतर निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, यानी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 4 चीज़ें सीखी हैं। अब आपको निरंतर वाले 2 हटा देते हैं। हम निरंतर वालों को ऐसा करें कि वर्धमान और निरंतर वर्धमान को एक ही में रखें और ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान को एक में रखें, मतलब इंक्रीजिंग वाले एक साथ रहेंगे और डिक्रीजिंग वाले एक साथ। इसके लिए एक दूसरी मेथड है, मतलब एक तरीका तो यही था जो करना था, पेपर में आएगा तो इसी से करना है इस तरह के क्वेश्चनों को। अब जिसमें अंतराल दिया गया हो आपको कि आपको अंतराल 1 से 2 के बीच में इस तरह से दिया गया हो, जैसे यहाँ तो आर लिखा था ना, खाली आर। आर तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, बहुत बड़ा है। अगर इस तरह से आपको दिया हो तो उसमें आपको कोई दूसरी मेथड यूज करनी है, वो बहुत आसान है, टफ नहीं है। क्यों? देखो जरा, कह रहा है कि अगर f, जो फलन f है, वो a से b में कौन सा है, ये क्लोज्ड इंटरवल, यानी ये आपका संवृत अंतराल है, विवृत अंतराल है, संवृत अंतराल है, संवृत अंतराल। और विवृत ये वाला होता है, आपको पता है। इसमें सतत हो और इसमें अवकलनीय हो, ठीक है, यानी ये फैंक्स जो है वो कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। अगर ये 2 चीज़ें हों तो फिर आपके पास एक तीसरी मेथड है जिसमें बहुत आसान तरीका है कि वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फलन के लिए आपको एफ एक्स तो दिया होता है ना, एफ डैश एक्स निकालो कह रहा है, और अगर वो 0 से बड़ा आए यानी धनात्मक आए तो आप कहोगे कि वर्धमान फलन है। अगर वो 0 से छोटा आए एफ डैश एक्स, या ऋणात्मक आए, तो उसको ह्रासमान फलन कहते हैं। यानी एफ डैश एक्स अगर 0 आ जाए, 0 भी तो आ सकता है ना, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 भी तो आ सकता है, तो उसको अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहा मैंने? अगर वो क्या हो, सतत और अवकलनीय हो, यानी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, तभी हो सकता है। अब आपको पता है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी आपने पढ़ रखी है, तो आपको पता है कि कोई भी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर यानी बहुपद जो होता है, यानी पॉलिनोमियल जो होता है, ये दोनों चीज़ें होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप इनका यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। और साइन एक्स, कॉस एक्स, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन कॉस टेन वाले, ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं। हमने किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, 5.1 और 5.2 में, तो उनमें भी ये यूज कर सकते हो आप, समझ रहे हो। तो बहुत जगह इनका यूज हो सकता है। ऊपर वाले में तो कोई कंडीशन नहीं थी, सीधे लेकर चलो और करके दिखाओ, लेकिन नीचे वाले में ये कंडीशन है कि अगर आप ऐसा कुछ है तो ये 3 चीज़ें होती हैं कि आप एफ डैश एक्स निकालोगे, उसका एक बार अवकलन करोगे और देखोगे वो 0 से बड़ा है अगर, यानी धनात्मक है, तो वो वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर वो 0 से छोटा है तो वो ह्रासमान होगा, यानी डिक्रीजिंग होगा। और अगर वो 0 के बराबर है तो वो एक अचर फलन यानी वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये परिभाषा है दूसरी, और इससे ही बनेंगे अधिकतर क्वेश्चन। अब देखो, अभी तक मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए ना, एक उदाहरण कराया और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 18वां, ये 4 कराए। इन 4 के अलावा जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे इसी विधि से होने वाले हैं जो नीचे पर आप देख रहे हो, ये कराया है जो मैंने अभी अब लिखा रहा हूँ। अब इससे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं आज, बाकी क्वेश्चन मैं कल शुरू करूँगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है दिखाइए कि, यानी सो दैट एफ एक्स बराबर ये आपको दिया है, और कह रहा है ये वर्धमान हो, निरंतर वर्धमान हो, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है। अब एक तरीका तो वही वाला था x1 लेस देन x2 लो, लेकिन उससे आप ऐसा निकाल नहीं पाओगे, समझ रहे हो। अगर वो खाली 3x + 17 इस तरह का निकल जाता था, ऐसा नहीं निकल सकता। एक जगह x था उसमें, इसमें इतनी जगह x है, कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हमने एफ एक्स का अवकलन कर दिया एफ डैश एक्स, ठीक है। और वो कितना आया, x³ का 3x², इसका -6x, इसका +4। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया हमने, पहला 3 लिया, और इसके गुणनखंड होते नहीं हैं, आप देखोगे ना तो गुणनखंड होते ही नहीं हैं इसके। तो हमने क्या काम किया कि हमने शुरू वाले जो ये हैं 2, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसको लिया, ठीक है। और फिर ये अंदर वाले को एक किसी का वर्ग बनाने की कोशिश की है, पूर्ण वर्ग, यानी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, एक जगह पढ़ी थी कहाँ, 10th क्लास में, बस वही वाली। तो कैसे किया कि हमने जो बीच में x का गुणांक है, इसका आधे का वर्ग किया, उसको ऐड भी किया, माइनस भी, यानी 1 का स्क्वायर ऐड किया और माइनस किया, तो +1 ऐड किया, -1 ऐड किया, माइनस किया। तो शुरू के 3 को देखोगे तो ये क्या बन रहा है, x - 1 का वर्ग बन रहा है, और इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है। फिर आगे सॉल्व किया, 3 से अंदर गुणा कर दिया, यहाँ भी, और फिर यहाँ देखा तो इन दोनों में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ अंतराल कोई दिया नहीं है, तो आप कोई भी नंबर रखो, इसमें कोई भी संख्या रखो, x की जगह कुछ भी रख दो, वास्तविक संख्या 0, 1, 2, -1, -2,
तो हमेशा वर्ग करोगे तो धनात्मक ही आएगा, ठीक है। और उसमें एक जोड़ोगे तो वो भी धनात्मक ही रहेगा, यानी ये ग्रेटर देन जीरो है अब हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप रखते तो नहीं बता पाते, मुझे नहीं लगता यहाँ पर अगर कुछ भी संख्या रखो तो आप बता पाओगे। तो हमने क्या किया, एक हिस्से को वर्ग बना दिया एक्स वाले हिस्से को, और इससे क्या होगा कि जो शुरू में आप कुछ भी रखो तो ये हमेशा ऋण वाले रखो चाहे धन वाला, हमेशा वर्ग धनात्मक आएगा। और फिर 3 से गुणा करोगे धनात्मक ही रहेगा, और एक जोड़ दोगे धनात्मक ही रहेगा, यानी ये ग्रेटर देन जीरो होगा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, क्योंकि आपको आर के लिए बताना है, ठीक है। तो यानी अब क्या हो जाएगा, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी एफ एक्स जो है वो निरंतर वर्तमान है, सिद्ध हो गया। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं उदाहरण 9। फिलहाल ऐसा करते हैं, आज इतना ही करते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो ऐसा करो उदाहरण 8 तक कर लेना आज, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, और कल मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कल मतलब परसों, आप लोगों की मेरे को पता है क्लास आप लोगों को पता होगा 12th की शायद अब सैटरडे को होगी, तो जिस भी दिन क्लास होगी उस दिन इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि आज आपको समझना है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। वैसे तो फ़िलहाल 2 ही तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन समझने वाला ज़्यादा है। तो फिर कल मिलेंगे और फिर करेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।